वेलकम टू माय चैनल परीक्षा की तैयारी। आज एलिमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स की यूनिट 3 कंटिन्यू करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, सबसे पहले रिवाइज करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो यदि आप इंडिविजुअल हैं तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। यदि आप पिछले साल इंडिया में 182 डेज़ के लिए थे या 182 डेज से ज़्यादा थे तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। यदि कंडीशन 1 फुलफिल नहीं होती है तो कंडीशन 2 चेक करेंगे। कंडीशन 2 ये बोलती है यदि आप पिछले साल इंडिया में 60 दिन या 60 दिन से ज़्यादा थे प्लस पिछले साल को छोड़ के आप 4 साल में 365 डेज़ या 365 डेज से ज़्यादा इंडिया में थे तो भी आप रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, पहले कंडीशन 1 चेक करनी है। यदि कंडीशन 1 फुलफिल नहीं होती है तभी आप कंडीशन 2 चेक करिएगा। ठीक है, अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से दोनों ही फुलफिल नहीं होती है तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, और जैसे ही पता चलता है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है तब हमें एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है इस चीज़ की कि इंडिविजुअल किस प्रकार का रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट की 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जिसे मैंने ए और बी करके लिखा है, और अगर ए और बी दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाते हैं। एक कंडीशन ये बोलती है पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 10 साल में यदि आप 2 बार रेजिडेंट डिक्लेयर हुए हैं इंडिया के, ए कंडीशन ये बोलती है। प्लस बी कंडीशन ये बोलती है पिछले साल को छोड़ के आप पीछे 7 साल में 730 दिन या 730 दिन से ज़्यादा इंडिया में थे तो आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, ए एंड बी। यदि आप दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करते हैं या दोनों ही नहीं करते तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। एक और बात बता दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर्स पे या प्रीवियस ईयर पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का लोकेशन क्या है, मतलब कंट्रोल और मैनेज कहाँ से करते हो आप अपने बिजनेस को। यदि आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया में है या पार्टली इंडिया में है तो आपकी HUF रेजिडेंट कहलाएगी। यदि आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से बाहर है तो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। और यदि HUF रेजिडेंट कहलाती है तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इसके लिए हमें कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना पड़ेगा विद द कंडीशन कि ए, मतलब यदि आप प्रीवियस ईयर को छोड़ के 10 साल में से 2 बार रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर हुए हो। कर्ता यदि पिछले साल को छोड़ के 10 साल में से 2 बार इंडिया का रेजिडेंट डिक्लेयर हुआ है। बी कंडीशन ये कहती है यदि कर्ता पिछले साल को छोड़ के 7 साल में 730 दिन या 730 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा था तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगेन यहाँ पे भी इंडिविजुअल की तरह ए और बी दोनों कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है। यदि आप ए और बी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी को कंसिडर नहीं करेंगे। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे, यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से होता है या फिर पार्टली होता है तो फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट कहलाएगी। यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से बाहर होता है तो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन नहीं लगती है क्योंकि फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंसान नहीं है। जैसे कर्ता और इंडिविजुअल इंसान होते हैं, उन्हीं पे एप्लीकेबल होती है वो कंडीशन, इस पे नहीं होती। नेक्स्ट इज कंपनी। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस इस बात पे डिपेंड करता है यदि कंपनी इंडियन कंपनी है, यदि इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो इंडिया की रेजिडेंट कहलाएगी। और यदि कंपनी समझ लो फॉरेन कंपनी है पर उसका पूरी तरीके से जो मैनेजमेंट है और जो कंट्रोल है इंडिया से होता है, यदि कंपनी फॉरेन कंपनी है पर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया से होता है तो वो भी रेजिडेंट कहलाएगी। ये भी सिर्फ हमें हमेशा प्रीवियस ईयर में ही चेक करना है। ठीक है, और यदि इंडिया से नहीं होता पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनेजमेंट तब हम बोलेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है क्योंकि कंपनी इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल इंसान है लेकिन इंसान नहीं है। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ इनकम। काइंड्स ऑफ इनकम बताने से पहले मैं ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि इनकम रिसीव्ड और इनकम अर्नड में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखिए इनकम रिसीव का मतलब है एक्चुअल में पैसा कहाँ पे मिला, एक्चुअल में इनकम कहाँ मिली। और इनकम अर्न का मतलब है कि आपने इनकम कहाँ से कमाई।
एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स जो हैं पिछले साल दुबई जाते हैं एज एन अकाउंटेंट काम करने। वो इंडिया के रेजिडेंट, इंडिया के सिटीजन है, पर वो पिछले साल दुबई जाते हैं काम करने एज एन अकाउंटेंट। तो उनका एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं तुम्हें 4 महीने टेस्ट करूंगा कि आप काम कैसे करते हैं, फिर 4 महीने बाद आपकी सैलरी दूंगा। ठीक है, वो 4 महीने तक 4 महीने तक काम करते हैं, पर सडनली कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं तो मिस्टर एक्स इंडिया वापस आ जाते हैं। तो फिर लॉकडाउन लग जाता है, तो मिस्टर एक्स जो है अपने एम्प्लॉयर को कॉल करते हैं, कहते हैं कि आप मेरी सैलरी मेरे इंडिया के बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। तो जो दुबई का जो एम्प्लॉयर है वो मिस्टर एक्स के पैसे इंडिया में जो उसका बैंक अकाउंट है उसमें सैलरी डाल देता है। ठीक है, तो इनकम कहाँ रिसीव हुई? इनकम रिसीव हुई इंडिया में। ठीक है, पर क्या मैं बोलूँगी कि मिस्टर एक्स ने इनकम अर्न भी इंडिया में की है? नहीं, मिस्टर एक्स ने इनकम अर्न दुबई में की है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड की थी? दुबई में। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मिस्टर एक्स को पैसा तो मिला इंडिया में। ठीक है, पैसा मिला इंडिया में, तो मैं बोलूँगी इनकम रिसीव हुई है इंडिया में, पर इनकम अर्न हुई है दुबई में, क्योंकि मिस्टर एक्स ने दुबई में सर्विस दी है। यदि आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे सर्विस देते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, तो हम बोलते हैं वहाँ पे आपने इनकम अर्न की है, चाहे आपको पैसा कहीं पे भी रिसीव हो रहा। डिफरेंस समझ में आ रहा है इनकम रिसीव और इनकम अर्न में। और इनकम टैक्स की भाषा में बोलूँ तो इनकम अर्न का मतलब होता है इनकम को अक्रू करना या इनकम को अराइज करना। अब आपको काइंड्स ऑफ इनकम समझने में आसानी होगी। पहला पॉइंट है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनकम रिसीव्ड, एक्चुअल में पैसा कहाँ पे मिला है। मैं यहाँ पे इनकम अर्न की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इनकम रिसीव की बात कर रही हूँ। देखिए, जब भी किसी भी प्रकार की इनकम आपको इंडिया में रिसीव होती है, किसी भी प्रकार की इनकम इंडिया में रिसीव होती है प्रीवियस ईयर में, यदि आप किसी भी प्रकार के एसएससी हैं, किसी भी प्रकार के एसएससी हैं, कोई भी इनकम आपको इंडिया में रिसीव होती है प्रीवियस ईयर में, आपको उसका टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मिस्टर एक्स आरबीआई के एम्प्लॉय हैं, उनको सैलरी मिलती है पिछले साल, तो उनको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा अभी करंट असेसमेंट ईयर में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है जो आरबीआई के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने अपनी इनकम भी अर्न की है इंडिया में और इनकम रिसीव भी इंडिया में ही की है। ठीक है, सेकेंड इज मिस्टर एक्स वर्कड इन दुबई इन द प्रीवियस ईयर पर सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, मिस्टर एक्स ने दुबई में काम किया है पर उनको सैलरी इंडिया में मिली है, तो उनका टैक्सेशन कहाँ पे होगा? दुबई में होगा या इंडिया में? इंडिया में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी जो सैलरी उन्होंने दुबई में कमाई है। ठीक है, और पर मैं इनकम अर्न कहाँ पे हुई है? दुबई में हुई है, पर इनकम रिसीव कहाँ हुई है? इंडिया में। आपने इनकम जहाँ पे भी अर्न की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इनकम यदि आपने इंडिया में रिसीव की है तो आपको इंडिया में ही उसका टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? सेकेंड इज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है कि इनकम ऐसा लगता है कि रिसीव हुई है, पर एक्चुअल में शायद आपको कहीं नहीं दिखेगी आपको इनकम रिसीव हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे आपने कोई प्रोविडेंट फंड की कोई स्कीम खरीदी हुई है जिसमें आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आपने एक प्रोविडेंट फंड की स्कीम खरीदी हुई है, उसमें आपका एम्प्लॉयर हर महीने कंट्रीब्यूट करता है। जो पिछले साल जितना भी उसने कंट्रीब्यूशन किया है, जो पिछले साल उसने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है, हम उसको इनकम डीम टू बी रिसीव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल में पैसा कमाया है, आपको एक्चुअल में पैसा मिला है, लेकिन वो आपके शायद बैंक अकाउंट में नहीं दिखेगा, आपको सैलरी के साथ नहीं मिला, वो आपको पैसा आपके रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, लेकिन मिला आपको पिछले साल पैसा है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इनकम डीम टू बी रिसीव। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय को वो पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन तो उसको रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी, पर कंट्रीब्यूशन तो जा रहा है ना, कंट्रीब्यूशन तो सरकार आपके नाम पे कर रही है, आपको पैसा तो मिल रहा है, चाहे आपको आपके बैंक अकाउंट में ना आ रहा हो या फिर आपको सैलरी के साथ ना मिल रहा हो, पर कंट्रीब्यूशन आपके नाम का आपको जा रहा है। ठीक है, सेकेंड इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आपने कोई स्कीम खरीदी है, इसमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, थर्ड इज यदि आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो जो 9.5% इंटरेस्ट रेट से यदि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है तभी हम उसे इनकम डीम टू बी रिसीव मानेंगे, क्योंकि 9.5% से अगर कम मिलता है तो उस पर एग्जम्पशन होती है। यदि आपका फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि यदि एम्प्लॉय अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अपनी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट करवाता है, यदि एम्प्लॉय
अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट करवाता है, तो जो भी वो उसने अमाउंट इकट्ठा किया होता है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और जब वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र करवाता है, तो जो भी चीज़ उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट है, वो सब कंसीडर होता है इनकम डीम टू बी रिसीव। ठीक है, इनकम डीम टू बी रिसीव का मतलब क्या होता है कि इनकम आपको मिली है, आपको इनकम रिसीव हुई है, पर आपको सैलरी के साथ नहीं मिली, सैलरी के साथ नहीं मिली, आपके बैंक अकाउंट में नहीं गई, पर आपके नाम का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इनकम अर्न टर्म होता है और एक इनकम रिसीव टर्म होता है। तो जो मैंने इनकम अर्नड का टर्म बताया था वो यही कहता है कि आपने जहाँ इनकम कमाई है, चाहे एक्चुअल में आपने रिसीव ना की हो, तो उसे हम इनकम अर्न कहते हैं। यदि आपने यही इनकम इंडिया में अक्रू की है या अराइज की है, तो उस इनकम पे आपको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई मिस्टर वाई है, वो हांगकांग का रहने वाला है, पर उसने जो है इंडिया से इनकम कमाई, उसने सर्विस जो है इंडिया में पिछले साल इंडिया में सर्विस प्रोवाइड की, पर वो हांगकांग का सिटीजन है। उसने सर्विस जो है इंडिया में दी है, पर वो हांगकांग का सिटीजन है और वो हांगकांग वापस चला जाता है। ठीक है, तो उसने जो इनकम इंडिया से कमाई है, पर उसने इनकम रिसीव हांगकांग में की है, तो टैक्स कहाँ पे करेगा, हांगकांग में या इंडिया में? वो इंडिया में टैक्स पे करेगा, क्योंकि इनकम जो है अराइज कहाँ पे हुई है, इंडिया पे हुई है, चाहे उसने अपनी इनकम हांगकांग में रिसीव की। समझ में आ रहा है? कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सिर्फ रिसीव और अर्न का टर्म है। यदि रिसीव इंडिया में होता है तो भी आपको इंडिया में इनकम टैक्स पे करना है, यदि आपको इंडिया में अर्न करते हो, चाहे रिसीव कहीं और कर रहे हो, तो भी आपको इंडिया में टैक्स पे करना है। सिंपल सी बात है। फोर्थ इज इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। ये क्या कहता है? जैसे मैंने पीछे बताया था डीम टू बी रिसीव्ड है, जैसा हमें लगता है कि रिसीव हुआ है पर एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ, सिमिलरली ये टर्म भी यही कहता है कि हमें लगता है कि इनकम अर्न हुई है, इनकम अर्न हुई है, हमें लगता है कि इनकम अर्न हुई है या अराइज हुई है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, मतलब कोई भी कनेक्शन है, बिजनेस एक्टिविटी हुई है इंडिया में, चाहे वो फॉरेन कंपनी है, पर वो बिजनेस इंडिया में कर रही है, तो हम उसके जो भी इनकम वो फॉरेन कंपनी हमारी इंडिया में जनरेट करेगी, तो हम उसको बोलेंगे इनकम डीम टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। इसका मतलब है कि देखिए, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, मूवेबल या इमूवेबल, इससे भी जो आप इनकम जनरेट करते हैं, तो वो इनकम भी डीम टू अक्रू एंड अराइज होती है इंडिया में, तो आपको इंडिया में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप लंदन में रहते हैं, पर आपकी प्रॉपर्टी है इंडिया में, आपने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, तो जो रेंट आप इंडिया में कमा रहे हैं, तो उसका टैक्स आपको इंडिया में ही पे करना है, लंदन में पे नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इज सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। यदि देखिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो सर्विस इंडिया में नहीं दे रहा, वो इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा है, और जो सैलरी सरकार उसको देगी, तो हम उस इनकम को भी इनकम डीम टू अक्योर और अराइज इन इंडिया बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी बाहर रिसीव कर रहा है, पर और सर्विस भी चाहे वो बाहर दे रहा है, फिर भी वो इनकम जो है इंडिया से पैसा जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है, तो जो इनकम होगी वो कंसीडर होगी इनकम डीम टू अक्योर और अराइज इन इंडिया। ठीक है, एनी सैलरी पेएबल फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया विल बी रिगार्डेड एज इनकम अर्नड इन इंडिया। कोई भी सैलरी, कोई भी सर्विस आपने रेंडर की है इंडिया में, कोई भी सर्विस, मैंने पीछे बताया था, कोई भी सर्विस आपने इंडिया में रेंडर की है, इनकम आपको चाहे कहीं पे भी रिसीव हो रही हो, पर आपने सर्विस इंडिया में दी है, आपने इनकम अपनी जनरेट इंडिया से की है, तो आपको उसका इनकम टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी वुड बी डीम्ड टू बी इनकम अक्योरिंग और अराइजिंग इन इंडिया एंड वुड बी टैक्सेबल। इसका मतलब ये है, देखो, यदि आपकी कोई इंडिया में कैपिटल एसेट है, यदि आप उसको बेचते हैं, उस पर कैपिटल गेन कमाते हैं, तो उसको भी हम इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया बोलेंगे, और आपको उसका टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मैंने पीछे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम बताई है, उसको हमें सीखने का क्या पर्पस था? सीखने का पर्पस ये था कि डिफरेंट असेसी का डिफरेंट टैक्सेशन होता है। ठीक है, मतलब कि असेसी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी इनकम पे टैक्स पे करेगा और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं पे करेगा।
तीन कैटेगरी में मैंने यहाँ पे एसएससी को डिवाइड किया है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे मैं अब आरओआर बोलूँगी। सेकंड इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे मैं एनओआर बोलूँगी। थर्ड इज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब इस टेबल से समझते हैं कि कौन सा एसएससी कौन सी इनकम पे टैक्स पे करेगा। फर्स्ट इज इनकम रिसीव्ड और अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया। इनकम इंडिया में ही रिसीव हुई है और इनकम इंडिया में ही अर्न हुई है या अक्रूड हुई है। अगर मैं जहाँ पे भी अर्न वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अर्नड वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो उसका मतलब अक्रू और अराइज से ही है। ठीक है, यदि आपने कोई इनकम इंडिया में रिसीव की है और इंडिया से ही कमाई है, तो इन तीनों को, चाहे आरओआर हो या एनओआर हो या एनआर हो, तीनों को ही इसका टैक्सेशन इंडिया में, इन तीनों का टैक्सेशन इंडिया में होगा। तीनों को इंडिया में ही टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा बिजनेस इंडिया में है, मैं अपना बिजनेस इंडिया में करती हूँ, इंडिया से पैसा कमाती हूँ बिजनेस करके, ठीक है, और मैंने इनकम भी यहीं पे रिसीव की है, इंडिया में ही वो प्रॉफिट कमाया है, और प्रॉफिट, मैं इंडिया की रहने वाली हूँ और इंडिया में ही प्रॉफिट कमाया है, तो मेरे को अगर मैं रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं एनओआर हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, टैक्स देना पड़ेगा। फर्स्ट केस समझ में आ गया। सेकेंड केस समझते हैं। यदि इनकम बाहर, किसी इंडिया से बाहर मैंने कमाई है, यदि मैंने कोई इनकम इंडिया से बाहर कमाई है पर इनकम रिसीव की है इंडिया में, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, समझ लो मेरा बिजनेस है दुबई में, ठीक है, पर प्रॉफिट जो है मैं इंडिया में रिसीव करती हूँ, तो तीनों कैटेगरी को यहीं पे टैक्स देना है। ठीक है, क्यों देना है? क्योंकि इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, ये लेना देना नहीं है कि इनकम कहाँ पे अर्न हुई। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, समझ लीजिए आपने इनकम बाहर कमाई है, इनकम अर्नड बाहर हुई है, इनकम बाहर ही रिसीव हुई है। क्या बोला मैंने? इनकम बाहर ही रिसीव हुई है, बाहर ही कमाई है, पर बिजनेस का, जो वो बिजनेस कर रहे हो, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, इनकम आपका एग्जाम्पल से ही बताती हूँ। समझ लीजिए आपका दुबई में बिजनेस है, आप वहीं पे बिजनेस इनकम कमाते हो, वहीं पे प्रॉफिट रिसीव करते हो, दुबई में ही बिजनेस करते हो और दुबई में ही प्रॉफिट अर्न करते हो और दुबई में ही प्रॉफिट रिसीव करते हो। ठीक है, पर जो बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लेते हैं, कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है उस दुबई के बिजनेस का। तो अब इसका टैक्सेशन क्या होगा? यदि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आप उसको टैक्स उसका भरोगे। ठीक है, यदि आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो भी आप टैक्स भरोगे, क्योंकि बिजनेस जो है इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और मैनेज हो रहा है। पर अगर यदि आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ केस देखते हैं। यदि इनकम बाहर अक्रू होती है और अराइज होती है, मतलब इनकम बाहर अर्न होती है और रिसीव भी बाहर होती है किसी और सोर्स से। ठीक है, किसी और सोर्स से, यदि कोई और सोर्स से होती है, कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर में बाहर ही रिसीव होती है, बाहर ही अक्रू होती है, तो किस कैटेगरी को टैक्स पे करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि समझ लीजिए इंग्लैंड में कोई, मैं खेती बाड़ी करती हूँ, वहाँ पे इनकम मेरे को रिसीव हुई खेती बाड़ी करने पे, मैंने खेती बाड़ी की, वहाँ सामान बेच दिया अपनी खेती बाड़ी से, जो मैंने जो भी उगाया था वहीं पे बेच दिया इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में ही मैंने उसका रिसीव किया पैसा, इंग्लैंड में ही पैसा रिसीव हुआ, वहीं पे इनकम जनरेट हुई। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही टैक्स पे करेगा इंडिया में। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट ये कहता है, यदि आपकी इनकम आपको रिसीव होती है इंडिया से बाहर, यदि आपकी कोई इनकम इंडिया से बाहर रिसीव होती है और आपने जनरेट भी बाहर ही की है, अर्न भी बाहर की है, अक्रू भी बाहर की है, अराइज भी बाहर की है और रिसीव भी बाहर की है, पर वो इनकम प्रीवियस ईयर से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में वो आपको ट्रांसफ़र होती है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 का, पर ये प्रॉफिट मुझे रिसीव हो रहा है पिछले साल। ठीक है, प्रॉफिट है पुराने फाइनेंशियल ईयर का, पर मुझे रिसीव हो रहा है पिछले साल, तो तीनों कैटेगरी को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है उस प्रॉफिट पे। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ जो मैंने पीछे आपको बताया है। यदि आपको इंडिया में इनकम रिसीव होती है तो तीनों कैटेगरी को टैक्स पे करना है। यदि आपको इनकम
इंडिया से जनरेट करते हो, अर्न करते हो, अक्रू करते हो या अराइज करते हो इंडिया में, चाहे इनकम आप कहीं पे भी रिसीव कर रहे हो, तीनों कैटेगरी को इनकम टैक्स इंडिया में ही पे करना है, ठीक है। यदि इनकम बाहर ही जनरेट होती है, रिसीव भी बाहर होती है, पर उसका बिजनेस जो है कंट्रोल और मैनेज किया जाता है इंडिया से, तो ROR और NOR को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, उस पर NR को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर यदि आप किसी और सोर्स से इनकम जनरेट करते हो और रिसीव करते हो आउटसाइड इंडिया, तो सिर्फ ROR को टैक्स पे करने की ज़रूरत है, NOR को और NR को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन मैंने ये बताई कि यदि प्रीवियस ईयर से इनकम का कोई कनेक्शन नहीं है, पर वो आपको प्रीवियस ईयर से कोई इनकम आपने नहीं कमाई, वो पुरानी इनकम है पर रिसीव प्रीवियस ईयर में हुई, तो तीनों कैटेगरी को उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात बताऊं, जो ROR होता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसको सभी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है इंडिया में, चाहे वो बाहर कमाए या बाहर रिसीव करे या बाहर अर्न करे, इंडिया में रिसीव करे, इंडिया में अर्न करे, सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ के। पर यदि वो बस सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ के कि वो इनकम प्रीवियस ईयर की नहीं है, किसी और ईयर की है, पर प्रीवियस ईयर में रिसीव होती है, ठीक है। ये एक टिप है, याद रखना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन USA, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन USA, तीनों कैटेगरी को इस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेंट जो है इंडिया में जनरेट हुआ है, इनकम अर्न इंडिया में हुई है, इसीलिए तीनों कैटेगरी को यहाँ पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USA कंट्रोल फ्रॉम केरला, USA में बिजनेस है पर कंट्रोल इंडिया से होता है, तो कौन सी कैटेगरी पेमेंट टैक्स पे करेगी? ROR की और NOR की, NR नहीं करेगी। 80,000 का टैक्स ROR भरेगा और NOR भरेगा, NR नहीं भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन बॉम्बे कंट्रोल फ्रॉम USA। देखिए, बॉम्बे में आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं या अक्रू कर रहे हैं, आप अपनी इनकम इंडिया में जनरेट कर रहे हैं, बॉम्बे में जनरेट कर रहे हैं, चाहे उसका कंट्रोल जहाँ से भी हो रहा हो, तो तीनों कैटेगरी को इंडिया में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 2.5 लाख तीनों में लिखा है, ठीक है। फोर्थ इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान, मेरा भूटान में एग्रीकल्चर से मेरी इनकम जनरेट होती है और वो ट्रांसफर्ड होती है प्रीवियस ईयर में इंडिया में, तो कौन सी कैटेगरी इस पे इनकम टैक्स पे करेगी? सिर्फ और सिर्फ ROR पे करेगी, ठीक है। 90,000 इसलिए ROR के नीचे लिखा है, NOR और नॉन रेजिडेंट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि NOR में ना ही क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ना ही इनकम इंडिया में रिसीव हुई है और ना ही इनकम क्या कहते हैं, ना ही इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, ना ही इनकम इंडिया में अक्रू या फिर अराइज हुई है, ठीक है। पर ट्रांसफ़र हुई है वो अलग चीज़ है, ट्रांसफ़र और रिसीव में भी डिफरेंस होता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। फिफ्थ इज पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, मैंने पीछे केस में बताया था, पुरानी कोई भी इनकम होती है और प्रीवियस ईयर में आपको रिसीव होती है, तो तीनों कैटेगरी को उस पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन USA, तीनों कैटेगरी को इस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 50,000 पे। क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि इनकम जो है जनरेट हुई है इंडिया में, रिसीव चाहे जहाँ मर्जी हुई हो, इंडिया में जनरेट हुई है। 7th पॉइंट इज प्रॉपर्टी इनकम इन अफ्रीका आउट ऑफ 2,40,000 रिमीटेड टू इंडिया, और ये 5 लाख है टोटल। प्रॉपर्टी इनकम मैंने अफ्रीका में, मेरी एक प्रॉपर्टी इनकम है, अफ्रीका में मेरी एक प्रॉपर्टी है जिससे मैंने इनकम 5 लाख रुपए कमाई है, ठीक है। वहीं कमाई, वहीं रिसीव की, वहीं पे अफ्रीका में कमाई है, वहीं पे रिसीव की, वहीं अर्न की, पर मैंने ट्रांसफ़र करवाया है पैसा, तो मेरे को कितने रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा? 5 लाख पे सिर्फ ROR को पे करना पड़ेगा, NOR और NR को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं करना पड़ेगा ROR और NR को? क्योंकि यहाँ पे इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए। 8 इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया रिसीव्ड इन जर्मनी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया मतलब मेरा काम जो है, मैं सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करती हूँ, पैसा मुझे जर्मनी में रिसीव हुआ, तीनों कैटेगरी को इसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब कंक्लूड करते हैं, जो जो मैंने बताया मैं थोड़ा सा और सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ। पहला केस देखो, यदि आपको इनकम इंडिया में रिसीव होती है और इंडिया में ही अर्न करते हो, इंडिया में रिसीव होती है और इंडिया में अर्न करते हो, तो तीनों कैटेगरी को टैक्स देना है इंडिया में, ठीक है। सेकेंड केस ये बोलता है, यदि आप इंडिया में इनकम रिसीव करते हो पर अर्न आपने बाहर की है,
इंडिया में रिसीव करते हो पर अपने अर्न बाहर की है तो तीनों कैटेगरी को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी ये है कि यदि आप इनकम रिसीव बाहर करते हो पर आपने अर्न इंडिया में की है, ठीक है, तो तीनों कैटेगरी को टैक्स देना पड़ेगा। फोर्थ इज यदि आप इनकम रिसीव्ड और अर्न दोनों ही बाहर करते हो। क्या मतलब है इसका? आपने इनकम भी इंडिया से बाहर रिसीव की और अर्न भी बाहर की है, तो सिर्फ और सिर्फ ROR को टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में, NOR को और NR को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है इनकम रिसीव की है आपने इंडिया से बाहर, अर्न भी आपने इंडिया से की है बाहर, पर बिजनेस जो है कंट्रोल और मैनेज होता है इंडिया से, तो इस केस में ROR और NOR टैक्स देंगे इंडिया में, NR टैक्स नहीं देगा। कोई भी इनकम यदि इंडिया में ट्रांसफ़र होती है, कोई भी यदि इनकम रिसीव और अर्न बाहर ही हुई है पर वो ट्रांसफ़र होती है इंडिया में, तो ROR टैक्स पे करेगा, NOR और NR को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेवेंथ पॉइंट ये कहता है यदि कोई भी पुरानी इनकम है और आपको प्रीवियस ईयर में मिली, कोई भी प्रीवियस इनकम कोई भी आपकी पुरानी इनकम है यदि प्रीवियस ईयर में मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, तीनों कैटेगरी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं ये पॉइंट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बुक 1 में से। मैं नेक्स्ट यूनिट 4 नहीं करवा रही हूँ क्योंकि उसमें याद करना ज़्यादा है, समझना कम है, पर सिंपल एक मीनिंग बता देती हूँ। एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब होता है कि जिसको हम ग्रॉस इनकम में ऐड नहीं करते। एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब होता है कि जिसे हम ग्रॉस इनकम में ऐड नहीं करते, या फिर अगर हम पार्टली ऐड करते हैं या थोड़ा ऐड करते हैं और या फिर बिल्कुल ऐड नहीं करते, उसको हम एग्जम्प्टेड इनकम कहते हैं। बाकी उसकी जो पूरी लिस्ट है वो आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी, उसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, पर याद करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।